वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट पेपर कराया गया है उसी का जो है दूसरा सेट चल रहा है। दूसरे सेट का पहला भाग कंप्लीट हो गया जिसमें 50 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के आज 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह टेस्ट पेपर जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप लोग अपने एनसीईआरटी का कितना नॉलेज आप लोगों के पास है उसका परीक्षण कर लीजिए। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पित्त ज्वर? तो देखिए विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड। अच्छा, ये टाइफाइड जो है ये होता कैसे है? ये जीवाणु से होता है या विषाणु से? तो यह जीवाणु जनित रोग है। कैसे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसे ही बैक्टीरिया बोला जाता है, बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। क्या ये कथन सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है, तभी हम लोग पहनते भी हैं। ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। क्या ये बात सही है? हाँ, दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे के जो है एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता जो है होती है? विकिरण के द्वारा ऊष्मा का जो है स्थानांतरण। देखिए यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जब कभी भी होता है तो उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका तो सही जवाब आंसर नंबर डी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ठोस में प्रायः जो है ऊष्मा चालन के द्वारा होता है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग जानिए। चालन के द्वारा जो है स्थानांतरण ठोस में होता है, जबकि वहीं द्रव्य और गैस की बात की जाए तो इसमें कैसे होता है? इसमें संवहन के द्वारा स्थानांतरण होता है। और यहाँ पूछा गया था क्या? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए, तो उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी माध्यम जरूरी नहीं है। चलिए दो सूची दी गई है और उन्हें मैच कराइए। जाइलम और मूल रोम, फ्लोएम, रंध्र। जाइलम का क्या काम है? जाइलम देखिए बीज का भाग होता है। प्लांट का जब आप स्टेम कटिंग करेंगे तो ये बीज वाला भाग जो है यही होता है जाइलम, ये वाला भाग। और बाहरी जो सरफेस होता है इसे क्या बोलते हैं? ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम। और मूल रोम क्या है? वो जड़ के मेन जड़ के बगल में जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वाइट कलर के, उसे मूल रोम बोला जाता है। तो बताइए, मैच कराइए। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन अर्थात जल को ऊपर ले जाता है। उसके बाद फिर दूसरा है मूल रोम का क्या कार्य है? तो यह जल का अवशोषण करता है। रोम है अर्थात वो जड़ में है, तो जड़ से जल को खींचने का कार्य करता है। फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है प्लांट में। और रंध्र जो है, रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका सही कूट क्या बन रहा है? देखिए 2143 अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक क्या है? पथरी। तो पथरी किसे कहते हैं? देखिए पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट को कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaC2O4। ये सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। चलिए नेक्स्ट, विटामिन और कमी से होने वाला रोग मैच कराइए। विटामिन B6 से चर्म रोग, क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट, विटामिन B12 रुधिर छीणता, क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। विटामिन E जनन शक्ति में कमी, यह सही है? हाँ, यह भी सही है। विटामिन A स्कर्वी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। विटामिन A से स्कर्वी नहीं होता, बल्कि विटामिन C से स्कर्वी होता है। विटामिन C से स्कर्वी होता है। और विटामिन E से कौन सा रोग होता है? विटामिन A से रतौंधी होता है, रतौंधी। और विटामिन C से स्कर्वी रोग। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है,
इसका पत्ता है, और ये इसका तना हुआ, ये इसका पत्ता हुआ, और उसके बाद इसके फूल हुए और जड़ हुआ, सब कुछ है। इसी का किसी का एक टिश्यू लेके पत्ते से या तो स्टेम से कहीं से भी आप एक नया प्लांट, न्यू प्लांट बना दे रहे हैं। न्यू प्लांट, इसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो यह क्या है? यह लैंगिक जनन है? नहीं। लैंगिक जनन कब होगा? जब सीड से या बीज से नया पौधा निकलेगा, तो उसे जो है लैंगिक जनन बोलते हैं। तो यह अलैंगिक जनन है। क्या होगा? अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? अपसारित करता है, अभिसारित करता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वर्ण विक्षेपित कर देता है? क्या करता है? अभिसारित करता है। अभिसारित, अच्छा अभिसारित का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है ना, उसे अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ मोड़ने का कार्य करता है, इसे ही अभिसारी कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल, भौम जल अर्थात मिट्टी के अंदर का जल जो है, स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, तो हाँ औद्योगिकरण में वृद्धि होगा तो जल घटेगा। जल संसाधन का कुप्रबंधन, हाँ यह भी एक कारण है। बढ़ती जनसंख्या, यह भी एक कारण है। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा से जल थोड़ी कमी होगा, जल तो अत्यधिक वर्षा से बढ़ेगा ही। तो सही जो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं बताना है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, इसका प्रचालन जो है वर्ष 1999 में हुआ था। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। 1999 न होकर 1995 में हुआ था। तो सही क्या है? सत्य पूछा गया हम लोगों से, तो सही ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो फसल और कौन से जीवाणु जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं? देखिए, पहला है सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, ये दोनों मैच है। दूसरा है जलीय फन, एनाबिना एजोली, यह भी मैच है। तीसरा है लूसर्न, राइजोबियम मेलिलोती, यह भी मैच है। तो तीन के तीनों जो है मैच है। आपको अगर याद नहीं है तो आप इन्हें याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है? देखिए, स्वप्रेरित विकास की अवस्था अर्थात इसे क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। तो यह कब होगा? यह होता है परिपक्वता की अवस्था में। जब परिपक्वता आ जाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तो ऐसा होता है। उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इस व्यवस्था में साधनों का जो उपयोग होता है ना, वो उस सीमा तक होने लगता है कि सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में वहाँ बनने लगती हैं। तो इसे परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इसे ही स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कथन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। तीनों नदियां देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी नदियां हैं, तो सही बात है। दूसरा है, इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात भी पूरी तरीके से सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? गुजरात का पूछा जा रहा है, प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है एक। मेहसाणा, नवागाम, मोरान और लूनेज। तो देखिए, मेहसाणा और नवागाम और लूनेज, ये तीन के तीन तो जो है गुजरात के हैं। मोरान जो है, मोरान गुजरात में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? यह असम में, असम। चलिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? अर्थात इसे भी दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि किसका जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा है जल में, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। तो वह क्या है? वह है आर्सेनिक। कई बार आ भी चुका प्रश्न है और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है।
तो हम लोगों को याद भी होगा। फिर नेक्स्ट है वेम्बनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कि मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है। वेम्बनाथ कयाल कहाँ की बात की जा रही है? केरल। और यहाँ पे बोला भी गया है अरब सागर की रानी, अर्थात अगर ये इंडिया है तो ये वाला क्षेत्र तो हो गया बंगाल की खाड़ी और ये वाला क्षेत्र हो गया अरब सागर। अरब सागर की रानी है तो वह कौन सा बंदरगाह जो है? ये है कोच्चि। कोच्चि के बारे में बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है। जीडीपी डिफ्लेटर किससे संबंधित है? देखिए जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, यह महंगाई को जो है मापने का साधन है। मापने का साधन, मापने का एक साधन है। तो इसमें कैसे जो है महंगाई मापी जाएगी, किसका प्रयोग किया जाएगा? वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार का प्रयोग करके जीडीपी डिफ्लेटर में महंगाई मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। हाँ, प्रोटोजोआ के द्वारा ही मलेरिया फैलता है, पहला तो सही है। दूसरा एथलीट फुट कृमि जनित। कृमि जनित है? नहीं, ये गलत है। कृमि जनित नहीं है। एथलीट फुट किसके कारण होता है? कवक। कवक के कारण होता है, तो सही जो ऑप्शन नंबर बी मिल गया। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। न्यूमोनिया जीवाणु जनित होता है। हाँ, यह सही है। और रेबीज जो है विषाणु जनित अर्थात वायरस के द्वारा होता है, यह भी सही है। और जीवाणु वाला क्या है? जीवाणु वाला बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन कहाँ पाए जाएंगे? टुंड्रा जलवायु क्षेत्र के ये पौधे हैं, काई एवं लाइकेन। और देखिए टुंड्रा जलवायु में काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, बस यही दो तीन प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, लाइकेन के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? कोई अगर चट्टान है, चट्टान के ऊपर लाइकेन अगर यहाँ पे उगता है ना, तो इसके अंदर जो केमिकल होता है इतना हार्ड होता है कि उस चट्टान को भुरभुरा बना के, मतलब मिट्टी बनाने का कार्य कर देता है। चट्टान को भी तोड़ देता है और उसी पे अपना जीवन यापन करता है। तो इतना महत्वपूर्ण प्लांट है ये, सोचिए एग्रीकल्चर के लिए कितना फायदेमंद है। और इसके सिवा बहुत से इंडिकेशन और बहुत सी मेडिसिन इससे बनाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र का सही क्रम, देखिए औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत ये क्रम होता है। अब इसको कन्फ्यूजन इसलिए बन रहा है क्योंकि इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ बहुत आवश्यक था। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, ये तो सबको पता ही है। प्रक्रम मीन्स होता है प्रोसेस और निर्गत मीन्स होता है आउटपुट। तो औद्योगिक तंत्र में क्या होता है? सबसे पहले निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट निकलेगा, यही होता है। तो इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ पे कमी जरूर खल रही है। और ऐसे ही आपको जब कभी भी कन्फ्यूजन हो तो अंग्रेजी वाला जरूर देख के सॉल्व किया करिए। टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर में तो कोई बात नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मूल एग्जाम में आप लोगों के लिए ये सजेशन रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? बहुत सरल सा प्रश्न है, क्या होगा? स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि जो है यह ऐसे ही होती है। पहले किसी प्लाट को देखेंगे, उस प्लाट पे जो है जितने भी प्लांट रहेंगे उन प्लांट को काटेंगे, फिर वहाँ पे जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ रहेंगी सबको आग लगा देंगे, आग लगा के जला देंगे। जब वो प्लाट पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा फिर उस पर जो है एग्रीकल्चर करेंगे। तो इसमें काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन जो है ये बहुत जगह प्रचलित है। और ख़ास करके इस समय देखेंगे अमेजन के जो जंगल हैं उसको काट के वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, ये सही है। देखिए इसका पूरा का पूरा ट्रिक शॉर्ट वीडियो में चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप मुश्किल से मुझे लगता है 30 से 40 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। सेरी कल्चर, सेरी रेशम 2-3 बार बोलिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, सही है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए, यह भी सही है, यह भी पूरी तरीके से सही है। तो इसका जो सही कूट बन रहा है, क्या बन रहा है? 1 2 3, 3 के तीनों सही हैं, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है? तो बताइए, तो किससे है? इनोस्मिया रोग जो है वो सूंघने की शक्ति जिसकी नष्ट हो जाती है उसे इनोस्मिया बोलते हैं। देखिए स्लीप एपनिया जो है यह नींद से संबंधित है।
नींद से। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया किसके लिए है ये बताइए? यह एक प्रकार का रक्त कैंसर, रक्त कैंसर। और उसके बाद जो है इम्फाइसिमा, इम्फाइसिमा जो है यह क्रानिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, योजनाएं दिया गया है और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है उसके प्रारंभिक वर्ष से। देखिए पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। क्या ये मैच है? हाँ, यह पूरी तरीके से मैच है। उसके बाद है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यह मैच है? हाँ, 2005 में हुआ था, यह भी मैच है। फिर है राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008। क्या ये मैच है? नहीं, यही गलत है। यह 2008 में न होकर कब था? 2004। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी मिल गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, ये भी सही है। तो योजनाएं और उनके वर्ष आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। खास करके आप यहाँ देख रहे हैं टेस्ट पेपर का लेवल देखिए, यूपी पीसीएस में जितना अभी आप 2-4-5 साल का ट्रेंड देखेंगे ना, 2010 मुझे तो लगता है 2001 से लेके 2010 के बीच की योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अब पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन पूछे बहुत जा रहा है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। औसत आय निकाली जाएगी तो सीधी सी बात है, जितनी देश की कुल आय होगी और कुल जनसंख्या जितनी होगी उसी से निकाला भी जाएगा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। हाँ, यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो दो के दोनों जो है सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है जीडीपी के संबंध में सत्य है, यह पूछा जा रहा है। यह तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक के उत्पादनों का योगफल होता है। तो हाँ, ये बात सही है। दूसरा, यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यह बात भी सही है। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होता है, यह बात भी सही है। अर्थात सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? देखिए, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व और श्रमिकों की संख्या किस पे निर्भर करता है? देखिए, सार्वजनिक के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? अर्थात सरकारी जो चीज़ें होती हैं, सरकारी चीज़ें अर्थात जैसे क्या हुआ? डाकघर हुआ आपका, डाकघर अर्थात जिसका जो है संचालन ना सरकार करती है। और उसके बाद और इसमें देखेंगे तो रेलवे, रेलवे आप देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे। और जो निजी क्षेत्र है, निजी में क्या हुआ? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का कोई वो चल रहा है इस समय, जियो का सिम वो चला रहे हैं, पूरा संचालित कर रहे हैं। इसी प्रकार आप टाटा का देख लीजिए, उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सब निजी हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार चलाती। दोनों में अंतर क्या होता है? उद्यमों के स्वामित्व का अंतर होता है। सरकार में जो है सार्वजनिक होता है, अर्थात जो सरकार का प्रमुख होगा, जनता जिसे बनाएगी वो उसका हेड करेगा, सरकार उसे देखेगी, सबके लिए सबका हित होगा उसमें। और निजी क्षेत्र जो होता है इसमें जो है वो कंपनी का कोई मालिक होता है, उसके अंदर होता है। तो उद्यमों के स्वामित्व पे निर्भर करता है। चलिए, निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमियों में एक ही होंगे? अर्थात कौन सा टेम्परेचर ऐसा है कि जिस पे जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं? तो वो है -40। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? कब से कब तक की थी? 1951 से लेके 1956 तक, 56 तक। क्या था मुख्य उद्देश्य? कृषि का विकास। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता? तो बताइए, शिशु लिंगानुपात और शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी शैक्षणिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचकांक है, आप तीन के तीनों जो इसके स्टैंडर्ड हैं इन्हें आप जरूर से जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कथन 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, वर्ष
1986 में इसी दिन जो है भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। यह भी बात सही है, इसीलिए मनाया जाता है। तो सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग याद रखिए कि भारत जो है उस कुछ चुनिंदा देशों में आता है, खास करके ऐसे देश जो उपभोक्ता से संबंधित जो है न्यायालय भी बनाए हैं, उपभोक्ता न्यायालय, आप लोग जानते भी होंगे उनके बारे में। चलिए, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? तो बताइए, एक छोटी सी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? तो 10 घाते 21 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैसे मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि ये कैसे हुआ, लेकिन हाँ, इसका आंसर यही मुझे मिला। चलिए, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो बताइए, हिप्नोलॉजी। कौन है? हिप्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत जो है नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है कौन से टेम्परेचर पे? तो बताइए, देखिए, जो जल का घनत्व होता है वह सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और उसी समय जो है आयतन जो है यह एकदम न्यूनतम होता है इसी टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ पे क्लाइमेक्स की बात यह है कि ये भी आंसर सही है क्योंकि ये केल्विन में दिया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा। अब यहाँ पे केल्विन में दिया गया है, तो केल्विन कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होगा, केल्विन 273 डिग्री में आप अगर प्लस करके कितना जोड़ेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस का जो है 4 डिग्री जिसे कहते हैं दिया गया है, अगर उसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 277 केल्विन बनेगा, डिग्री केल्विन। तो सही जवाब इसका क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी। दोनों के दोनों सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल संक्रामक है? तो बताइए, कौन कौन सा रोग है? देखिए, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए, ये 3 रोग जो हैं कौन से हैं? जल संक्रामक है। तो सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो नहीं है वो है ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात जिसे टीबी रोग भी कहा जाता है। आपको पता होगा यह जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और यह कैसे फैलता है? तो यह जीवाणु मुंह से या थूकने से, जिसे हुआ है थूकने से प्रसारित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, माउंट मेरोपी ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ है यह ज्वालामुखी? महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया में। 2021 में देखिए ना, इसमें विस्फोट भी हुआ था 2021 में, माउंट मेरोपी ज्वालामुखी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत और महाजनपद काल। तो बताइए, कनिष्क का राज्यारोहण जो है वह कब हुआ था? यह लगभग 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी। और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो यह 327 से लेके 325 ईसा पूर्व में हुआ था। विशेष ध्यान रखिए, ईसा पूर्व में। और उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का अंत, तो यह कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ था, 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद महाजनपद काल, ये तो लगभग सभी को पता होगा, 600 से लेके 500 ईसा पूर्व में। तो बताइए, कौन सा कूट जो है बनेगा? तो सबसे पहले इसमें महाजनपद काल आएगा, महाजनपद काल सबसे पहले होगा। उसके बाद फिर जो है सिकंदर का आक्रमण, यह दूसरे नंबर पे होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो मौर्य साम्राज्य का अंत आएगा, और चौथे नंबर पे कनिष्क का राज्यारोहण। तो इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 4231, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। कोशिकी जो झिल्ली होती है, वो केंद्रक की झिल्ली, उसी से ही डिसाइड होता है कोशिकाओं की कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? सही पूछा भी गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई,
बताइए, देखने में प्रश्न छोटा है लेकिन काफ़ी गंभीर प्रश्न है। केंद्रक कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका कौन सी मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो कोशिका जो है वो मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। यह कथन है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से भिन्न होता है कि एक ही जैसा होता है? भिन्न होता है, सही बात है ये। दूसरा है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो क्या यह भी सही है? हाँ, यह भी सही है और एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहा है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? समष्टिवाद की ओर, व्यक्तिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर या उपभोक्तावाद की ओर? देखिए, बाजार को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? एक ऐसा प्लेस जहां क्रेता और विक्रेता दोनों भौतिक रूप से उपस्थित होकर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करें तो उसे जो है बाजार कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसका मेन जो मोटो होता है वो होता है उपभोक्तावाद की ओर रुझान। कहाँ होता है? उपभोक्तावाद की ओर रुझान होता है। चलिए नेक्स्ट, दो कथन दिए गए हैं। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जो है वह 1961 से लेकर 71 के दौरान रही। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। इस समय जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी थी यह भी पूछा जाता है। तो यह है 24.80%। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है सेकंड, भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है वह 1991 और 2001 के दौरान रही। अर्थात न्यूनतम जो है यह 1991 से 2001 के दौरान रही। नहीं, ये कथन पूरी तरीके से गलत है। यह 1991 से न होकर कब थी? 2001 से लेके 11 तक थी। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, हम लोगों से असत्य कथन पूछा गया है। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, ये जो ग्रंथियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तिल्ली, पीयूष, लसिका गाठे और अग्नाशय, अंतःस्रावी इसमें से कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। और यह आपको बता दें, ये मटर के समान होती है, बहुत छोटी सी होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होगा? मादा के शरीर के अंदर, अर्थात मादा के शरीर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन है, लैटेराइट मृदा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, लैटेराइट में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण दिया गया है, ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, यह भी कथन के रूप में सही है, लेकिन अगर कारण के रूप में कहें तो ये गलत है। लैटेराइट मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि यह मृदा जो है, देखिए, उच्च तापमान अर्थात टेम्परेचर हाई जहाँ रहता है और साथ में जो है वर्षा भी अधिक रहता है, वहाँ पे लैटेराइट मृदा जो है वो पाई जाती है। अब देखिए, टेम्परेचर अगर अधिक रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया तो ज़्यादा वास नहीं कर पाएंगे। तो जब बैक्टीरिया रहेंगे नहीं तो वो वहाँ पे ह्यूमस पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको विघटित करके वो ह्यूमस निर्माण नहीं कर पाते। इसीलिए वहाँ पे जो है ह्यूमस की मात्रा नहीं होती, न कि अत्यधिक वर्षा कारण है। वर्षा टेम्परेचर, यहाँ जो कारण है वो टेम्परेचर है, न कि वर्षा है। तो इसीलिए दोनों अपने आप में तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका जो है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो बताइए वह कौन सा होगा? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव विहारों का परसीमन? तो सीधी भागीदारी नहीं करता, ये वन्य जीव विहारों का जो है परसीमन की वजह से सीधी भागीदारी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी तथा दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाएगा? तत्काल विनिमय दर कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में इंस्टेंट एक्सचेंज रेट कहा जाता है। एक ही देश की करेंसी से दूसरे, मान लीजिए भारत बांग्लादेश में गया,
बांग्लादेश में, और वहाँ पे जो है भारत रुपए में और बांग्लादेश के रुपीज़ में जो है दोनों में एक्सचेंज हो रही है करेंसी, तो इसे ऐसे उसे ही जो है तत्काल विनिमय दर कहा जाएगा। और अगर आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की वरीयता रहती है कि डॉलर में ही सब ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन अगर अपनी करेंसी में होते हैं तो उसे ही तत्काल विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना मिलती है? बाणभट्ट। आप लोग इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। कौन सी पुस्तक है? हर्ष चरित। तो किसके बारे में लिख रहे हैं? हर्ष के बारे में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, कनास सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है, या पहले भी हम लोग टेस्ट में देख चुके हैं। कनास सिंचाई व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है? ये पहाड़ों से मैदानों की तरफ आने वाले जल से जो है सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो यह मध्य पूर्व में अपनाई जाती है, और खास करके कौन सा देश है? ईरान है। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति अर्थात जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता है के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? देखिए यहाँ पे दिए गए जितने विकल्प में हैं उसमें से सबसे बाद में झांसी का हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 में। 1854 में। और इससे भी लेट हुआ था किसका? अवध का विलय ऊपर ही हम लोग टेस्ट में देख चुके हैं पहले वाले। ये हुआ था 1856 में। अब बाकी जो बचे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी देख लीजिए। तो नागपुर का कब हुआ था? तो देखिए नागपुर का 1853 में। 1853 में। और उसके बाद बात की जाए जहाँ सतारा की, तो ये 1848 में। और उसके बाद बचा है उदयपुर का कब हुआ था? तो ये 1852 में। लेकिन सही जवाब इसका जो है झांसी है, क्योंकि इसमें सबसे लेट इसी का हुआ है। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है अब समाप्त हुई। और आपको कितना हेल्प हो रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो जो है अभी चूँकि एक पार्ट और इसका आने वाला है, उसके बाद जो है इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।